जी, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछें ज़रा। है कोई सवाल? जो अभी तक ज्वाइन किया था? सर जी। सर मैं यही क्लियर करना चाह रही थी कि आई जस्ट गॉट अ बुक एंड दैट्स 15th एडिशन। ये 15th एडिशन है बुक का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और वहाँ पे सर लर्निंग पर्सपेक्टिव को एक और नाम दिया हुआ है उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज कैपेबिलिटी। सो दैट्स आई एम क्लियरिंग कि ये नाम भी ठीक है या फिर वी हैव टू बी following this which you are showing us the strategy map. असल में ये जो यहाँ पर 4 चीजें बताई गई है ना, ये बैलेंस स्कोर कार्ड आपने पढ़ा हो अगर, तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहते हैं इसके ऊपर काम करके आप कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप अचीव कर सकते हैं। एक यार आपने वो माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो ये जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। दूसरा लर्निंग प्रोस्पेक्टिव, या ये यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं ये हर एक स्ट्रेटेजी में चेंज हो सकती है। लर्निंग प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि ये जो 4 5 6 चीजें लिखी हुई हैं इसी को लर्निंग प्रोस्पेक्टिव में शामिल किया जा सकता है। हर एक जो स्ट्रेटेजी बनेगी उसका लर्निंग प्रोस्पेक्टिव अलग होगा। इसी तरह इंटरनल प्रोस्पेक्टिव अलग होगा, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव और फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव ये सब अलग होंगे। बट इट डिपेंड्स, हो सकता है कि कुछ इसमें से हो और कुछ इसके अलावा हो, और उसके अंदर क्या वर्डिंग इस्तेमाल की गई है हो सकता है यही वर्डिंग हो या कोई दूसरी वर्डिंग हो। लेकिन ये जो सर चार, बस मैं हेडिंग को क्लियर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो आप स्ट्रेटजी मैप दे रहे हैं बाकी 3 तो सेम है उस बुक पे, लेकिन ये लर्निंग पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। वहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉइज कैपेबिलिटीज। हाँ तो कोई मसला दैट वाज नहीं, माय क्वेश्चन। की बात है, कोई मसला नहीं है कि यहाँ लर्निंग में और उसमें भी ये कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, क्योंकि कैपेबिलिटी जी सर। डेवलपमेंट में भी लर्निंग की ही जो है बात हो रही है और इसके अंदर भी लर्निंग की बात हम कर रहे हैं। किस तरह आपने जो एम्प्लॉइज है उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप किया है। यस सर, बोथ आर रिलेटेबल। जी जी, बोथ आर रिलेटेड ईच अदर। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? सर ये आपने SHRM जो अभी पढ़ाया है इसमें जी पॉइंट नंबर 5 जो है वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। सर्च फॉर मोर स्टेटस बाय पर्सनल स्पेशलिस्ट एंड अंडर परफॉर्मेंस क्राइसिस, जी, पॉइंट नंबर सर्च 6 फॉर मोर लास्ट। स्टेटस बाय पर्सनल स्पेशलिस्ट, इसकी बात कर रही है ना? जी सर। जी, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है ना, देखिए उनका जो स्टेटस पहले था वो सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल पे काम करते थे, ये वहीं पे स्ट्रेटजी जो है मेकिंग में वो काम करते थे। अब ये था कि ये लोग जो है ये ट्राई कर रहे थे, ये सर्च कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे किसी तरह ये लोग जो है टॉप मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं उनके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ जो मतलब है दैट इज द सर्च ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सनल स्पेशलिस्ट, का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट टू दी टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये इसलिए जो है ये एक जो है क्या नाम है, इन्होंने लॉबी क्रिएट की और उससे अकेडमिशियन से भी ने भी इसके साथ जो है वो काम किया और प्रोफेशनल ने भी काम किया, ताकि इंडस्ट्री में जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, ये ह्यूमन रिसोर्स का जो सब्जेक्ट है उसकी वर्थ को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो फिर इन दोनों ने मिलकर काम किया जिससे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ओरिजिनेट हुआ। और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आज जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन उसे इस्तेमाल कर रही है। ये मतलब है इसका। ठीक है, समझ में आया आपको? जी जी सर, ये अंडर परफॉर्मेंस क्राइसिस जो है वो इन्हीं का पार्ट है या इसका भी जी, कोई अंडर डिफरेंट है? परफॉर्मेंस क्राइटेरिया असल में देखिए, अंडर परफॉर्म जब जापानीज ने जो है वो यूएसए में जाकर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना शुरू किया, तो जापानीज जो प्रोडक्ट थी उनकी क्वालिटी में और जो यूएसए की प्रोडक्ट थी उनकी क्वालिटी में जमीन और आसमान का फर्क था। तो क्या हुआ, यूएसए को ये क्या है अंडर परफॉर्मेंस क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो जापानीज है उनकी गाड़ियां ज्यादा बेहतर जो है सेल होने लगी और यूएसए की परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से उनकी गाड़ियां कम सेल होने लगी। तो इस चीज को सामने रखकर यूएसए ने अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज किया और उन्होंने तमाम ह्यूमन रिसोर्स की जो स्ट्रेटजीज थी उनको अलाइन कर दिया जो टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज है, और इस तरह इन्होंने इस अंडर परफॉर्मेंस क्राइसिस से बाहर निकला है बाय यूजिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये इसका मतलब ये है। Okay, so there are basically 5 strategies and this is These the are not the strategy basically. These are basically जो के मेन एरियाज हैं, मेन पॉइंट्स हैं कि क्या क्या ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट असल में वजूद में आया।
तो सबसे पहले जो रीजन है वो है कि अंडर परफॉर्मेंस क्राइसिस यूएसए में आने की वजह से इसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया। दूसरा ये है कि कलेक्टिविज्म से लोग जो है उनकी जो पर्सनल लाइफ है या जो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे थे वो कलेक्टिविज्म से जो है वो मूव करके इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रही थी। ये दूसरी रीजन थी जो कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ओरिजिनेशन हुई। तीसरी रीजन ये थी कि लोग जो है वो नॉलेज वर्कर को ज्यादा पसंद करने लगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और चौथी जो रीजन थी वो कंटिन्यूअस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है वो, उसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और जो लास्ट रीजन है वो ये है कि जो एचआर के लोग थे वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, फंक्शनल लेवल से टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मेकिंग की तरफ जाना चाह रहे थे। तो ये वो रीजंस हैं जिसने जो है SHRM की जो ओरिजिनेशन है उसको वजूद में लेकर आई है। यानी इन सब से मिलकर SHRM जो है, इनको देखकर लोगों ने फिर SHRM के ऊपर काम करना शुरू किया। ये वो रीजंस हैं जो कि SHRM को एस्टेब्लिश जिन्होंने किया। ठीक है, Okay, sir. Thank you. Much clearer. एनी अदर? ओके, ये HR स्कोर कार्ड है जिसके अंदर जो है वो ये इसको इस्तेमाल करके आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, जिसमें सिस्टम स्किल मैच्योरिटी है, कॉम्पिटेंसी स्कोर है, कल्चर है और बिजनेस लिंक है। ये इससे आप HR की जो परफॉर्मेंस है ना उसको चेक कर सकते हैं। HR स्कोर कार्ड को इस्तेमाल करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो किस तरह काम कर रहा है। जो गैरी डेस्लर की बुक है, लेटेस्ट एडिशन, मेरा ख्याल में 16 है, तो वो एडिशन जो है वो आप उसको इस्तेमाल करके आप जो है उसके अंदर इसकी तमाम चीजें दी हुई है, क्वेश्चन भी इवन दिए हुए हैं कि सिस्टम मैच्योरिटी में क्या सवाल आप पूछेंगे, बिजनेस लिंकेज में क्या सवाल पूछेंगे, कल्चर में क्या है और कॉम्पिटेंसी स्कोर क्या है। आप ये सारी चीजें जाकर HR के प्रोफेशनल से या कि जो एम्प्लॉइज है वहाँ काम कर रहे हैं उनसे पूछ लेंगे, तो आपको HR की परफॉर्मेंस है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि आपका HR जो है कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये जी ह्यूमन रिसोर्स डैशबोर्ड है। आप में से ज्यादातर लोग गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी में भी आप देखें तो एक डैशबोर्ड होता है जिससे आपको पूरी जो गाड़ी होती है उसके बारे में पता चलता है कि इस गाड़ी में क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, इसमें फ्यूल जो है वो कितना बाकी रह गया है, ये गाड़ी जो है कितना जो है वो इस जो है स्पीड से जा रही है। ये तमाम चीजें जो है इसके अंदर आप उस डैशबोर्ड पर देखते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाता है। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट है या HR के जो लोग हैं उनके पास भी एक डैशबोर्ड होता है जिससे उन्हें पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जो है मालूमात होती है, जिसमें यहाँ बताया गया है कि पेरोल के एक्सपेंडिचर कितने हैं, पेरोल जो है किस तरह जो है डिजाइन होता है, सबसे पेरोल किस चीज का है सबसे ज्यादा, फिर एम्प्लॉयमेंट जो है फुल टाइम कितने हैं, पार्ट टाइम कितने हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी है, टाइम रिक्रूटमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा होता है। ये चंद एग्जांपल्स यहाँ बताए गए हैं डैशबोर्ड से रिलेटेड। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं। आजकल तो डैशबोर्ड ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है और टॉप मैनेजमेंट में भी इसको इस्तेमाल कर रही है। खासतौर पर जब से कंसेप्ट आया है पीपल एनालिटिक्स का या ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स का, उस वक्त से जो HR डैशबोर्ड है इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है होने लगा है, क्योंकि नाउ पीपल आर मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन दी डेटा। जो डेटा अवेलेबिलिटी है उसकी बेस पर लोग जो है वो डिसीजन ले रहे हैं। तो इसलिए जो है मेरा ये ख्याल है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड हो तो आप बता दीजिए, पूछ सकते हैं आप, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर कोई एग्जांपल आप देंगे ये ह्यूमन रिसोर्स डैशबोर्ड की जो लेटेस्ट कंपनीज जो यूज कर रही हैं, किसी कंपनी का नाम? बहुत सारी कंपनीज, तकरीबन सारी ही कंपनीज यूज कर रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, HBL के पास है, MCV के पास है, और उसके अलावा जो ये तो बैंक्स हो गए, बैंक्स के अलावा जितने भी आपके पास दूसरी कंपनीज है, अब ये तकरीबन जो बड़ी कंपनी है सबके अंदर ये मौजूद है जो कि HRIS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। जिस कंपनी के अंदर HRIS सॉफ्टवेयर है
सैप है या ऑरिकल है या पीपल सॉफ्ट है, ये जिस जिस कंपनी के अंदर मौजूद है ये सारी चीजें उस कंपनी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी में सैप ही नहीं है तो फिर ये चीजें जो है वहां पर नहीं हो सकती, क्योंकि सैप या ऑरिकल या कोई भी जो ह्यूमन रिसोर्स का सॉफ्टवेयर है अगर वो वहां पर अवेलेबल नहीं है तो लोग जो है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो सकता है, उसके अलावा जरा इसको करना मुश्किल है एक्सेल पर या बाकी चीजों पर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए जब जिस जिस कंपनी में सॉफ्टवेयर है वहां पर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये जी हम लोगों ने अभी जीएस बैंक में इम्प्लीमेंट किया है, कहाँ पर? ओरेकल जीएस बैंक में। ओके, जीएस बैंक में इम्प्लीमेंट किया आपने, ठीक जी है। तो आप वहाँ जीएस बैंक में काम कर रहे हैं? नहीं सर, मैं इंटीग्रेशन एक्सपर्ट की तरफ से हूँ, ओरेकल हाँ, वेरी ओरेकल गुड वेरी गुड। तो कंसल्टेंट। फिर तो आपको पता होगा इन सारी चीजों के हवाले से। जी सर, ये एंडिका की एक प्रोडक्ट है ओरेकल की, वो हमने इम्प्लीमेंट करके दी है, तो वेरी वन गुड। क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन आ तो जाती ये है। चीजें होती है उसके अंदर? जी जी सर, ये भी होती है, रिक्विजिशन से लेके इनवॉइस और पेमेंट तक जो है वो सारी एक क्लिक पे पता चल जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो उसके अंदर तमाम जो ये जो इनके पास सॉफ्टवेयर है तो बड़े महंगे हैं, लेकिन ये है कि ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक क्लिक के ऊपर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल सकती है और इसीलिए सर डेटा सर जी ये जो बुक कीपिंग है इस पे मैं काम करती रही हूँ अमेरिका में, तो सर वहाँ पे भी ये सारी एट वन क्लिक ये सब होता है, लेकिन ये बुक कीपिंग के थ्रू हम लोग करते थे, इनटूइट के थ्रू। तो अच्छा, सर बुक क्या आप इसको फाइनेंस आप में है क्या? इसको आप जी सर। अकाउंट्स सर आप वगैरह मुझे में ये करिए। बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है कि ह्यूमन रिसोर्स जो डाटा देता है या एज अकाउंटेंट जो डाटा देता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, और ये किस हद तक कंपनी में मतलब किस हद तक बेनिफिशियल होता है ये दोनों को कलेक्ट करना, और डिफरेंस क्या होता है इनका देखिए, एज अकाउंटेंट और एज एचआरएम मैनेजमेंट? अकाउंट्स में और एचआर में तो जमीन और आसमान का फर्क है। अकाउंट्स का तो काम सर पर और ये जो इंटुइट का डाटा था जो क्विक बुक्स का था वो भी प्रीटी सेम ही है जो चीजें कलेक्ट करते हैं, तो सर ये व्हाई टू कलेक्ट बोथ फॉर अ कंपनी, व्हाई नॉट जस्ट वन? नहीं, आप दोबारा सवाल कीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं? क्या 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 सर ज्यादा? जैसे एक कंपनी है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है वहाँ पे और अकाउंटेंट्स भी हैं, तो सर ये जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दैट आर वेरी एक्सपेंसिव। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि ये वाला आप बता रहे हैं डैशबोर्ड्स यूज कर रहे हैं, सर इससे पहले जो यूज कर रहे थे वो इंटुइट की चीजें लोग यूज कर रहे थे, बुक कीपिंग के सॉफ्टवेयर जो डिजिटल सॉफ्टवेयर हैं, तो सर ये क्यों इन्वेंट किए गए कि उन पे क्यों रिलाई नहीं किया गया? सर इसमें कोई खास डिफरेंस तो डैशबोर्ड्स में और उसमें तो नहीं है? देखो, अगर बहुत अमार फर्क है, ये बहुत कर फर्क रहे है। हैं तो सर वो बता सकते हैं। सॉरी, सिक्योरिटी का फर्क है, एफिशिएंसी का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है, और जो है बहुत सारी चीजें ऐसा है, जो डेटाबेसेस का फर्क है। जो आपके पास पहले बुक कीपिंग या बाकी सॉफ्टवेयर थे उसके अंदर जो बैकअप था वो बहुत ज्यादा साउंड नहीं था। अब तो क्लाउड की बात हो रही है, क्लाउड पर जो है वो लोग अपने डेटा को सेव करने की बात कर रहे हैं। वो तो एक पुरानी चीजें थी, उनको लोग उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे, अब तो बहुत ही लेटेस्ट चीजें, तो सर लेटेस्ट इसमें क्या डिफरेंस है, क्या किसके नई अंदर क्या चीज डिफरेंस? ऐड हुई है? किसके अंदर सर बुक इसमें की? क्या नई चीज ऐड हुई है, किसके अंदर क्या डिफरेंस है? क्या नई एडिशन हुई है सर उन सॉफ्टवेयर से और इन सॉफ्टवेयर में? तो वो जो सॉफ्टवेयर थे उन सॉफ्टवेयर के काफी अंदर चीजें बहुत चेंज हुई हैं लिमिटेड सर। चीजें थी। जी बताएं, कौन बता रहा है? काफी सर मैं खुद एसएपी का एक हूँ, जी जी उसमें बताइए। प्रोजेक्ट मैनेजर हमने भी इम्प्लीमेंट किया है एक ऑटोमोटिव कंपनी सुजुकी के अंडर। तो बेसिकली इसमें काफी चीजें चेंज हैं, जिस तरह से अब ओरेकल जो है ना बेसिकली आपके ज्यादातर बैंक्स के अंदर लगा होता है, जिस तरह अभी अमार ने बताया क्यों लगा होता है ओरेकल में, क्या ऐसी खासियत है ओरेकल में, ये कि उसमें सबसे ज्यादा जो है ना सेफ्टी, उसमें क्योंकि लिनक्स पे काम होता है तो बहुत ज्यादा सिक्योर समझा जाता है ओरेकल। ठीक है, अब जिस तरह आप एसएपी की डैशबोर्ड्स की बात कर रही है ना, तो उसमें ऐसा है कि पहले के जो जिस तरह के सॉफ्टवेयर थे उनमें भी रिपोर्ट्स आती थी, सही है, लेकिन जो एसएपी और ओरेकल है ना, इन्होंने काफी डिटेल में चीजें पूछी हैं, कि काफी डिटेल में इनकी इंटीग्रेशन होती है और इसमें मतलब पिन पॉइंट हर चीज आपको एक क्लिक पे सामने वाज़ेह हो जाती है। ये अब आपको तभी मतलब इसका आइडिया होगा जब आप सॉफ्टवेयर देखोगे या सॉफ्टवेयर यूज करोगे आप लोग। तो इसमें काफी बेहतरी है क्योंकि ऑब्वियसली एक लाखों के सॉफ्टवेयर है, बंदा कोई कंपनी ऐसे लगाती तो नहीं है, तो तो ये चीज है। एल्गोरिथम्स डिफरेंट हैं इनके, यू वांट टू से लाइक एग्जैक्टली। दिस? प्लस जीयूआईज भी चेंज है इनकी, काफी यूजर फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर, मतलब हर एक तो ऑब्वियसली पहले तो बड़े बड़े मतलब कीबोर्ड्स पे टाइप करना पड़ता था, अब इजी है, वन क्लिक पे आपको पूरी रिपोर्ट सामने जस्ट आ रही वन है। लाइक क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइंस?
नहीं, You can say क्रिप्टोकरेंसी जैसे ये उनका वो, डैशबोर्ड सिक्योर है, एल्गोरिथम्स हाँ उनके हाई हैं, that's एग्जैक्टली why I'm just एग्जैक्टली talking about security. ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। Okay, thank you so much. I'm clear, sir. ओके जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम करेंगे। तो इतना स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी है आज की क्लास में। अगर किसी और को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सर की आवाज नहीं आ रही है ना? जी जी, अभी मैं स्लाइड अपलोड कर रहा था, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द जॉब एनालिसिस। तो हम जो है वो अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें जो चीज़ हमने पढ़ी है वो ये पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रोल्स पढ़े हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े हैं, ह्यूमन कैपिटल और कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर डिफरेंस हमने पढ़ा है। और आज के टॉपिक, आज की जो क्लास है उसके अंदर हमने स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कवर किया है, जिसके अंदर हमने ह्यूमन रिसोर्स की हिस्ट्री और ओरिजिनेशन पढ़ी है कि किस तरह हुआ है। हमने 3 स्ट्रेटेजी डिस्कस की हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल, और किस तरह वो अलाइन होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने स्ट्रेटेजी मैपिंग के ऊपर बात की है, हमने एचआर बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर बात की है कि हम किस तरह हाउ टू मेजर द एचआर इफेक्टिवनेस थ्रू एचआर बैलेंस स्कोर कार्ड, और हमने डैशबोर्ड की बात की है। तो ये चीजें अब तक हम कर चुके हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज द प्लानिंग, एचआर प्लानिंग। उसी के अंदर जो है दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ दैट इज द जॉब एनालिसिस। तो हम जॉब एनालिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं आज। हमारी जो आउटलाइन है उसके अंदर जॉब एनालिसिस जो है उसको हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। आपके ख्याल में, आपके नजदीक, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस? कोई बता सकता है मुझे? जी, कौन बताएगा व्हाट इज जॉब एनालिसिस? अमन सईद, आप बताइए व्हाट इज जॉब एनालिसिस? सर जॉब एनालिसिस बेसिकली सर किसी भी कंपनी में कोई भी पोजीशन सर जो वैकेंट होती है उसके ऊपर जो बेसिकली आई थिंक सर जो जेडी डिफाइन होती है उसके हिसाब से सर एचआर जो है वो उसको एनालाइज करता है कि किस तरीके की रिक्रूटमेंट करनी है। ओके ठीक है जी। और किसी को कोई शेयर कर सकता है, कोई कुछ बोल सकता है? सर जी जी, जो भी शैल। परफेक्ट पर्सन फॉर द परफेक्ट जॉब, लाइक जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको हम देते हैं। अगर न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह देते हैं तो फॉर द पर्सन, अगर कोई एग्जैक्ट उस जॉब के लिए जो एग्जैक्ट पर्सन होगा, सारी ओके ठीक एट्रीब्यूट्स है। वगैरह जो हैं वो फिक्स होंगे। अनवार आप कुछ बता सकते हैं? जी सर जॉब साजिद को। एनालिसिस में बेसिकली यही मैचिंग की जा रही होती है कि एक कंपनी जो ऑफर जॉब कर रही है या कोई वैकेंसी कर रही है, तो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट या जो भी वो मैनेजमेंट होते हैं उन्होंने ये देखना होता है कि हम जो वैकेंसी कर रहे हैं
उसके हिसाब से हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी ताकि हम उनको ऐड में पुट करें और हम उसके लिए मतलब पब्लिक में से बंदे चूज करें। तो जॉब एनालिसिस में यही होगा सर कि वो अपनी जॉब को देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उस रिक्वायरमेंट के थ्रू हमें कौन सी ऐड किस तरह देना है और किस तरह हायरिंग करनी है। ओके गुड जी। जी सर और कोई बताना ये चाह रहा था? जी सादिया। जी सर, ये प्रोसीजर है एक डिटर्मिनेशन करने का, ड्यूटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पर्सन जो भी उनकी जॉब उनको अलाइन की जा रही है। ठीक है जी। एनीवन एल्स? जैसे क्वालिफिकेशंस को एवेल्युएट करना होता है सर, लेवल ऑफ द एक्सपीरियंस जो है वो देखना है, इस तरीके की सर चीजें इसमें आ जाती हैं सर एनालाइजेशन करना। ठीक है चलें जी, तो हम इसको आगे। अच्छा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब एनालिसिस की जो 3 मेन प्रोडक्ट होती है जॉब एनालिसिस की, उससे आपको शायद अंदाजा हो जाएगा ये क्या होती है। जॉब एनालिसिस की पहली जो प्रोडक्ट होती है वो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, और इसकी दूसरी जो प्रोडक्ट होती है वो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है, और इसकी तीसरी जो प्रोडक्ट होती है वो जॉब इवैल्यूएशन होती है। तो प्रोडक्ट का मतलब है जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं तो उससे हम 3 चीजें निकालते हैं। नंबर 1 जॉब डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, नंबर 2 जॉब स्पेसिफिकेशन निकालते हैं, और नंबर 3 क्या? जॉब इवैल्यूएशन। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन। ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत ही जो है की प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द जॉब एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि जॉब एनालिसिस हम जो है इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जिससे हम जो है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब स्पेसिफिकेशन के साथ जॉब इवैल्यूएशन कर सकें। इसका मतलब ये है दिस इज द way to find out the information related to one position to develop job description, job specification and conduct job evaluation। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर और मजीद इसको डिस्कस करेंगे। आप ये कुछ की टर्म्स हैं जो कि हमने जो है डिस्कस करनी है आज, ये आपको पता होनी चाहिए की टर्म्स। जॉब एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हैं टॉपिक तो उसके अंदर ये चीजें मालूम होनी चाहिए। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन। तो हम जॉब एनालिसिस से हम बात करते हैं जी। जॉब एनालिसिस क्या होता है तो बता सकते हैं मुझे? जॉब एनालिसिस तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? So it's a procedure of determining the duties and skills. Okay, it's a procedure to determine the duties and procedures. ठीक है, anyone else? सर जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो एक्टिविटीज हैं जो जॉब में परफॉर्म होनी है। यस, ये वो एक्टिविटीज है, वो ड्यूटीज है, वो टास्क है जो कि जॉब के अंदर जाकर आपने परफॉर्म करना है। असल में ये आपका काम है जो आपने करना है नौकरी पर। नौकरी आपको मिली है तो वहाँ काम क्या करना होगा उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि आप काम क्या करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, कौन आपका सुपरवाइजर होगा, आप किसके सुपरवाइजर होंगे, आपके पास कितने लोग होंगे। ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती है जी। और कोई जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्कस करना चाहे? सर यही चीजें मतलब बेसिकली आपकी पहचान होती है कि जिस आप पहचाने जाते हो उन कामों से, वही आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन काउंट होता है। ठीक है। और ये रिटन स्टेटमेंट होती है किसी भी जॉब के स्पेसिफिक वर्किंग की। जी रोशनी बोले आप। Sir, and any employee should be aware of his JDs कि उसको क्या करना है। जी डेफिनेटली। ज़्यादा काम उससे ना लिया जाए, और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादा काम ना लिया जाए। कंपनी वाले तो कहते हैं खून जो आपके पास है ना ये सारा निचोड़ रहे हम लोग। लेकिन सर ये भी सुना गया है कि one should be a smart worker and should not be a hard स्मार्ट वर्कर होना चाहिए। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी दिमाग का, स्मार्ट का मतलब होता है दिमाग का इस्तेमाल करें। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग भी खून निचोड़ता है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको अपनी जेडीज अच्छी तरह पता होनी चाहिए। जी हाँ, जेडीज मालूम होनी चाहिए अच्छी तरह कि कौन क्या काम आप कर सकते हैं। नाउ अमन ये बताइए व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन? सर जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली सर ये बेसिकली वही है सर, आपका जो लेवल होता है जॉब का, जो बेसिकली आपकी जेडी सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो डिफाइन की जाती हैं आपकी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो आपके
जिस टाइम पे आपकी हायरिंग होती है उस टाइम के ऊपर जब आपको जेडी परफॉर्म गिवन दी जाती है, और जो आपका सुपरवाइजर आपको जिस तरीके से लीड कर रहा होता है, रिटन डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी को बेसिकली सर स्पेसिफाइड ये लोग कर रहे होते हैं। ओके चलें जी आगे सर बढ़ते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस को भी कहा जाता है स्पेसिफिकेशन के, उस क्वालिफिकेशन को जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है बिल्कुल जी दिशा एक्सपीरियंस हाँ कि मतलब जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बंदा उसको उसमें उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, कितना उसका एक्सपीरियंस उसने उस पर किया हुआ है, और उसकी वो स्किल्स और अपना एजुकेशन उसके बेस पे उस बिल्कुल जॉब सही से है। रिलेटेड मतलब है। आप जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नॉलेज या आपके स्किल्स या सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब कि ये Your eligibility रिक्विजिट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। अब आगे दो तीन टर्म्स और रह गई है। व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट, क्या होती है जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? यस सर, बेसिकली सर जॉब एनवायरनमेंट बेसिकली सर जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है, जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके साथ एडिशनल टास्क जो कंपनी देती है, एडिशनल आपको परफॉर्मेंस वो देती है, जिसके अंदर आप लोग बेसिकली प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो बेसिकली सर जॉब एनलार्जमेंट में आते हैं, इसका स्कोप बढ़ जाता है। ठीक है। और जॉब एनरिचमेंट क्या होती है? जॉब एनरिचमेंट बेसिकली सर आई थिंक जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी उसके अगेंस्ट में आई थिंक। ओके जी। और कोई कोई कह सकता है कुछ? अरूसा आमिर आप बताइए। सर जी बताइए, जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में क्या डिफरेंस है? सर जॉब एनलार्जमेंट के आप किस तरह जो है अपनी जो दी हुई आपकी जो पोजीशन है उसमें आप कितना जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज को। ओके। और एनरिचमेंट? एनरिचमेंट जो है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का एक मेथड होता है। हाँ हाँ, क्या करते हैं उसमें? जहाँ पर जैसे जो जॉब दी हुई होती है डेजिग्नेटेड होती है उसमें कितना जो है एक एम्प्लॉय इंटरेस्ट ले रहा है और कितने चैलेंजिंग टास्क को वो पूरा कर रहा है। चले ओके। अरसलान हुसैन आप बताइए। जॉब इनलार्जमेंट ये होती है कि स्कोप आप जॉब का बढ़ा दो जो आप काम कर रहे हो, और जॉब इनरिचमेंट ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करो कुछ ऐसी एक्सरसाइज देके कि वो जॉब को कर सके। ओके जी। एनीवन एल्स कोई और बताना चाहे? सर जॉब एनलार्जमेंट जो है, जो आप ऑलरेडी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, आप को अदर एक्टिविटीज जो हैं वो ऐड की जाएं कि वो भी आप परफॉर्म कर सकें, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ हाँ। और एनरिचमेंट क्या है? बिलाल से पूछते हैं। बिलाल याकूब आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट? बिलाल याकूब। सर जॉब इनलार्जमेंट बेसिकली यही है जो बता रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज अगर मिलती हैं कोई, आप वो भी परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। ठीक है। जैसे आप बेसिकली दूसरे अगर किसी डिपार्ट में आपको भेजा जाता है। हाँ, तो एनरिचमेंट क्या है? Enrichment, job enrichment is basically I think the satisfaction and कोई satisfaction हो आपको जो उसी अपनी पोजीशन के ऊपर, जिस पोजीशन पे आप। ओके डन। और कोई सर बताना एग्जैक्टली मैं भी यही बताना चाहती थी कि जॉब एनलार्जमेंट ये है कि आप अपनी जॉब में कितनी एडिशनल ड्यूटीज अपनी जॉब के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और एनरिचमेंट आपकी सेटिस्फेक्शन को बताता है कि कोई ऐसी क्या मोटिवेशन आपको अपनी जॉब से मिल रही है कि जो आपको सेटिस्फाई कर रही है कि या दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर मी। चैलेंज। अभी मैं सर आपको जॉब जी जी बोले सर जॉब एनलार्जमेंट में मतलब सर अगर एक बंदा सिर्फ सप्लाई चेन का कंसल्टेंट है तो वो उसके साथ साथ अगर फाइनेंशियल के इश्यूज भी देख रहा है, अगर उसके काम भी कर रहा है, तो ये कहलाएगी सर ठीक जॉब है। और एनरिचमेंट? सर वो उसी में ही कितना स्पेसिफिक काम कर रहा है अपनी जो उसकी अच्छा जॉब देखो अभी इसका करंट। बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आके आपने याद रखना है। अगर आप कहीं पर एज ए टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहे हैं, छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप एज ए टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग थे जो टेलीफोन ऑपरेटर से काम कर रहे थे, उसमें से एक बंदा आपकी कंपनी को छोड़कर चला गया, आप दूसरा बंदा आने के लिए जो है
1 हफ्ता 2 हफ्ते तो लगेंगे ना हायरिंग करने के लिए। तो उसका जो काम है अगर वो भी आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए यार एक बंदा चला गया, अब आप ये काम देख लो, तो ये क्या होगा? जॉब एनलार्जमेंट होगी या जॉब एनरिचमेंट होगी? एनलार्जमेंट। ये जॉब एनलार्ज, बिल्कुल एनलार्जमेंट सर। जॉब एनलार्जमेंट क्या है, सिमिलर पोजीशन पर वो भी आपके साथ काम कर रहा था बंदा और आप भी वही काम कर रहे थे, वो चला गया, अब वो काम किसी और को उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा यार ये काम भी आप कर लो जब तक हम नया बंदा रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट क्या होती है? जॉब एनरिचमेंट ये होती है कि आप दोनों लोग काम कर रहे थे टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर और आप दोनों के ऊपर एक सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर चला गया आपका। अब उन्होंने कहा जी आप जब तक सुपरवाइजर नया हालात लाते हैं तो हम आपने क्या करना है, अपने जॉब के साथ साथ ये जो सुपरवाइजर के काम है ना ये भी आप करेंगे। तो जब आपको अपनी पोजीशन से हायर पोजीशन का कोई काम दिया जाए तो उसको कहते हैं एनरिचमेंट, और अगर आपको वो काम दिया जाए जो कि आपके बिल्कुल सेम लेवल पर है और तो उसको कहते हैं एनलार्जमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको एनलार्जमेंट ज्यादा मोटिवेट करता है या एनरिचमेंट ज्यादा मोटिवेट करता है? आप में से कितना ऐसे लोग हैं जो कि उसी सेम लेवल के काम आपको बढ़ा दें तो आप खुश हो जाएंगे? सर एनरिचमेंट मोटिवेट करेगा। एनरिचमेंट मोटिवेट सर डेफिनेटली एनरिचमेंट मोटिवेट करेगा। एनरिचमेंट मोटिवेट करेगा डेफिनेटली कि आपको हायर पोजीशन का जो है हायर रोल अगर दिया जाए, भले उसके पैसे ना भी दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप मैनेजरियल पोजीशन के रोल को आप देख रहे हैं या आप अपने से हायर पोजीशन के रोल को देख रहे हैं तो आपकी लर्निंग होगी। लर्निंग जब होगी तो इस बात के भी चांसेस हैं कि आपने वहां पे अगर कोई अच्छा काम कर दिया जो कि मैनेजमेंट को क्लिक हो गया तो इसका मतलब है यू कैन बी प्रमोटेड फॉर टू द नेक्स्ट पोजीशन। इसलिए अगर जॉब एनरिचमेंट कभी ऐसी हो कि आपको हायर पोजीशन दी जाए विदाउट एनी स्टेपेंड तो आपको खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जॉब एनलार्जमेंट में वैसे ही जो है काम बढ़ा देते हैं और हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो सारे काम आपको ही पकड़ा देंगे, बोलेंगे चलो तुम कर ही सकते हो तो ये भी कर लो साथ में। तो आमतौर पर जॉब एनलार्जमेंट जो है वो डीमोटिवेट करती है एम्प्लॉइज को और जॉब एनरिचमेंट जो है वो उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है क्योंकि उसके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, जॉब रोटेशन क्या होती है? इसमें तो आई गेस एक ये आई गेस पार्ट है एनलार्जमेंट का, वो इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सर में आपको डिफरेंट भेजा जाए डिपार्ट्स में वो और आपको काम कर वहाँ सकता काम हो, किया जाए। जैसे कि फाइनेंस में ही 2-3 डिपार्ट्स हैं, जैसे कॉस्ट डिपार्ट अलग है, रिपोर्टिंग अलग है, टेबल और रिसीवेबल इसको अलग ले लेते हैं, तो वो इसमें ऐसे सिंगल बंदा इसकी जी वन में वन इसकी करके आए एग्जांपल ना यार, आप जिसको ओके बात करनी है वो हैंड रेज करे ताकि फिर उसी से मैं पूछ लूंगा। एक को कंप्लीट करने देना अपनी बात, तो जो पहले बात कर रहा था वो अपनी बात कंप्लीट कर ले प्लीज। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि एग्जांपल अगर इसमें देखी जाए तो फॉर एग्जांपल ये जिस तरह अभी एसएपी या रेकल की मैं बात करूं तो एक फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस का एक बंदा है और एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं वो उसमें कहता है कि यार तुम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक न्यू टास्क और एक आपको जेडी मिल रही है प्रोजेक्ट मैनेजर की, ठीक है, इसमें आपको रोटेट कर रहे हैं। अगर इसी को लो लेवल में बिल्कुल देखा जाए वर्कर्स वाली साइड पे, तो एक बंदा जो वेल्डर है उसको कभी कभी जैसा होता है कंपनी के अंदर वेल्डर है उसको रोटेशन में कर देते हैं कि यार अभी पेंट शॉप के अंदर काम है तो पेंट शॉप पे चला जाता है, लाइक ये भी एक रोटेशन के अंदर ही काउंट होता है। प्लस सर एक और चीज मैंने जिसमें पूछनी है वो ये काइंड ऑफ एनलार्जमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको एक ऊपर टास्क मिल रहा है, एक आपको न्यू रोल मिल रहा है। According to the definition given by the different writers and the authors and the researchers, जॉब enlargement का मतलब है जॉब को enlarge किया रहा है। जॉब मतलब जो आपकी जॉब है उसी जॉब के अंदर सेम रोल के अंदर रहते हुए आपको एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है। That enlarge the job, that adding more responsibility towards your job, more work to your job, sorry, more work to your job। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर एडिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड योर जॉब, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है तो उससे मोटिवेशन होता है। एनलार्जमेंट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो एनलार्जमेंट में हायर पोजीशन नहीं होती है, इसका ये टेक्निकल ये टर्मिनोलॉजीज है और हमें उसी तरह ही देखना पड़ेगा। इसके जो अल्फाज हैं उसके मीनिंग को लेके हम नहीं चल सकते बाज दफा ना। सर इसमें ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे एनलार्जमेंट में जो है हमारी सिर्फ क्वालिटी इंक्रीज वो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जबकि एनरिचमेंट में जो वर्क की क्वालिटी इंक्रीज होती है। बिल्कुल, क्वालिटी तो उसी सेम लेवल पे भी हो सकती है लेकिन जो है आप हायर रोल की बात कर रहे हैं।
तो जॉब रोटेशन की बात कर रहे थे हम। सर ज़्यादातर तो इसलिए किया जाता है ताकि जो है ना जो भी एम्प्लॉय है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, नई चीज़ें सीखे, मतलब उसमें एडजस्टमेंट कर सके। लेकिन ये होता है कि बिल्कुल अनरिलेटेबल उसमें नहीं भेजते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ पे वो इजीली एडजस्ट भी कर सके, कुछ सीख ओके सके। सनम, आप बोलिए सनम। सर माइट बी ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती हो कि वो किस एरिया में बेटर वर्क कर सकता है। ओके, बहरहाल आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया। जॉब रोटेशन इज अ टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग, इज अ ट्रेनिंग टेक्निक। कि आप किसी को अगर ट्रेन करना चाहते हैं तो उसके लिए खास तौर पर ये जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग होती है ना, उसके अंदर जॉब रोटेशन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या फिर आपने देखा होगा, आप में से अगर किसी ने एमटीओ के तौर पर कहीं ज्वाइन किया है या एमटीओ को कहीं देखा है, तो उनके यहाँ भी क्या होता है, डिफरेंट डिपार्ट जब उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर ट्रेनिंग करते हैं। और फिर उन डिपार्टमेंट्स की लर्निंग करने के बाद फिर वो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जो है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि उसकी जो स्किल्स हैं उसको देखने के बाद फिर उसको उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सेंड कर दिया जाता है। इससे ये होता है कि पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नॉलेज हो जाती है, और उससे फिर जो है जब आप किसी दूसरे से बात करते हैं तो आप पता होता है कि वहाँ उस डिपार्टमेंट में क्या होता है, लोग कैसे हैं, आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, सोशलाइजेशन हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो हो जाती है। उसके अलावा इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बाज़ दफ़ा। जैसा कि एक दो मैनेजर है, एक मार्केटिंग का मैनेजर है और एक प्रोडक्शन का मैनेजर है, यानी सेल्स का मैनेजर है। जी जीशान, एक मिनट रुक जाए बस। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपको क्वेश्चन लेता हूँ। तो एक अगर सेल्स मैनेजर है और एक प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर सेल्स मैनेजर जो है उसको कहता है कि जो है इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारा जो कंपेटिटर है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, तो इसकी क्वालिटी को बेहतर करें। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर मैं इसकी क्वालिटी बेहतर करूंगा तो इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। हालांकि सेल्स मैनेजर वो चीज़ बता रहा है जो कि मार्केट में उसने आइडेंटिफाई की, और प्रोडक्शन मैनेजर से कह रहा है कि यार इसको कर लो, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो अड़ रहा है कि नहीं, मैं ये जो है वो नहीं कर सकता। अब ऐसी सूरत हाल में दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, तो कंपनी क्या कर रही है कि ताकि ये दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, तो जो प्रोडक्शन वाला है उसको कुछ अर्से के लिए सेल्स में, और जो सेल्स वाला है उसको कुछ अर्से के लिए प्रोडक्शन में, ताकि वो एक दूसरे के जो काम है उसको अंडरस्टैंड कर ले। और फिर उसके बाद जब ये दो हफ्ते लगा कर आएंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा कि उसकी क्या परेशानियां और उसकी क्या परेशानियां, फिर जाकर ये आपस में जब बैठेंगे तो तब ये किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। जी जी शाद, अब आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। यस सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैं रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे यही होता है कि जब किसी इंजीनियर्स को हायर किया जाता है तो उसको 1 मंथ के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स में रोटेट किया जाता है लर्निंग के लिए। हर डिपार्टमेंट से भेजा जाता है, प्रोडक्शन के हर डिपार्टमेंट से भेजा जाता है, ताकि उसे मुकम्मल प्रोसेस का पता हो। अगर उसे किसी डिपार्टमेंट में भेजा जाए तो उसे बाकी डिपार्टमेंट का पता हो कि इसके इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इसलिए ट्रेनिंग के तौर पर इसको 1 मंथ के लिए रोटेशन में भेजा जाता है हर इंजीनियर्स को। ओके निशान, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर, किसी को कुछ सवाल? एक पॉइंट मैं चाहूंगा सर, असल में जॉब रोटेशन आजकल जो बेसिकली सर कंपनीज कर रही हैं वो एक्चुअली में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो लीडर्स फाइंड कर रही होती हैं, और मोस्टली उन्हीं मैनेजर्स की ज्यादा रोटेशन होती है जिनको वो फ्यूचर में एज अ जीएम लेके जाना चाह रहे होते हैं या एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे होते हैं। तो उनको वो प्रोडक्शन से उठाते हैं, फिर टेक्निकल में लेके आते हैं, फिर फाइनेंस में लेके आते हैं, फिर सप्लाई चेन में लेके आते हैं। तो वो उस टॉप मैनेजर को काफी डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करने के बाद उस लेवल पे लेके आते हैं कि जिसके पास कंप्लीट नॉलेज और तमाम उसका एक्सपीरियंस उसका उस लेवल पे कंप्लीट हो चुका होता है। और दूसरी चीज सर इसमें ये भी होती है कि जैसे एनुअल लीव वगैरह भी जब होती हैं